एक तो वैसे ही पहली फिल्म बनाने में आदमी इतने सारे एहसान और कर्जों के तले दब जाता है। अब जाके पहली बार इस फिल्म के सफर में मुझे मुश्किल हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी हैव एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी हैव रिगार्डिंग थिएट्रिकल रिलीजेस। लेफ्ट हाथ से लिखूंगा, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से अप्रूव कर दूंगा। हाय वरुण ग्रोवर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, हेलो सुचारिता। और हम हैं बॉम्बे में, आप हैं बर्लिन में। करेक्ट, मैं बर्लिन आई हुई हूँ फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। लाइफ में पहली बार खुद के खर्चे पे दुनिया घूम रही हूँ, मैं फिल्में देख रही हूँ, मजे आ रहे हैं लाइफ के। इट्स एक्चुअली रियली क्वाइट फन। क्या बात है यार। आई थिंक नथिंग मोर फन देन अटेंडिंग फिल्म फेस्टिवल्स एंड हैविंग जस्ट वन थिंग ऑन योर एजेंडा, वॉचिंग फिल्म्स। दैट्स द बेस्ट थिंग। इतना कुछ सीखने को मिलता है। बट स्पीकिंग ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, आपकी तो पहली फिल्म जगह जगह फिल्म फेस्टिवल्स में घूम के आ रही है। हाउ मेनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैव यू डन विद ऑल इंडिया रैंक नाउ? इफ्ला यू डिड, रॉटरडैम। या वी प्रीमियर्ड एट रॉटरडैम। करेक्ट, पिछले साल। क्लोजिंग फिल्म, या तो एक साल हो गया, पिछले साल फरवरी में हम वहाँ वर्ल्ड हाँ। प्रीमियर हुआ था हमारा। उसके बाद वी डिड, ओके आई फॉरगॉट द क्रोनोलॉजी में भूल गया हूँ, बट हाँ फेस्टिवल्स इफ्ला, मामी, धर्मशाला, हाँ। एंड आई थिंक पता। बिकॉज ऑल्सो हाँ हमको पांच ही फेस्टिवल अलाउड हैं, बिकॉज वी आर इवेंचुअली गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स। सो देयर ओ, ये भी इज कैवेट है कि 5 से ज्यादा नहीं फेस्टिवल देयर आप कर सम सकते? रूल। हाँ ऐसा कुछ रूल है। वो अच्छा। पांच का छह या सात आप थोड़ा हाथ पैर जोड़ के करा लेते हो, बट हाँ मतलब ऐसा एक कुछ रूल है। ठीक है, आई मीन फिल्म फेस्टिवल्स आपने तो बहुत किए हैं, फ्रॉम कैन टू एवरीथिंग टू एवरीथिंग। पर पहली बार आप एज अ बतौर डायरेक्टर जा रहे हो अपनी फिल्म लेकर। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम गोइंग एज अ लिरिसिस्ट और एज अ राइटर? दिस टाइम आप यू द टीम लीडर, सारे एक्टर्स आपके पीछे पीछे पल्लू बांध के पकड़ के चल रहे हैं। हाँ तो डिफरेंट तो काफी था। इस वजह से था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। सो फॉर मी इट वाज द रियली बिग मोमेंट कि रॉटरडैम में हमारी फिल्म प्रीमियर हो रही है, वो भी हाँ। क्लोजिंग फिल्म हो रही है, वो भी actually the first ever Indian film in the 52-year history of Rotterdam to be the closing film, सुपर। and also the first ever debut film to be the closing film in Rotterdam. So काफी सारे वो जुड़े हुए थे, प्लस पॉइंट्स, प्रेस्टीज पॉइंट्स, एंड इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी टू, एंड काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि ये हो रहा है। एंड ऑल्सो इट्स अ टीम ऑफ न्यू कमर्स, तो सिर्फ मेरी पहली फिल्म नहीं है। इनफैक्ट इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं। सिनेमेटोग्राफर अर्चना घांगरेकर, उसकी पहली फिल्म है। प्रोडक्शन डिजाइनर प्राची देशपांडे, पहली फिल्म है। कंपोजर्स मयूख मोइनाक, पहली फिल्म है। लीड एक्टर्स बोधिसत्व शर्मा एंड समता सुदीक्षा, पहली फिल्म एज लीड्स है उन्होंने, और दो तीन फिल्में की काम हैं किया इसके हुआ है पहले, पहले, हाँ। बट हाँ बट इन माइनर रोल्स, एंड दिस वाज देयर फर्स्ट फिल्म एज लीड। तो बहुत सारे लोग थे, सबकी पहली पहली फिल्म थी, तो हम सब लोग काफी नर्वस थे। समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से आप यूरोप में जाते हो पहली बार फिल्म फेस्टिवल में, तो पानी भी नहीं समझ आता कहाँ मिलता है। यूरोप में एक तो पानी नहीं मिलता, मिलता है तो वो आइस्ड वाटर मिलता है। हम लोगों को रूम टेम्परेचर पानी की आदत है, रूम टेम्परेचर पानी मांगो तो वो वॉशरूम का रास्ता दिखा देते हैं कि वहां मिलता है, आप वहां से पी लो। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी अनसेटलिंग अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग विद द फिल्म, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द होल ईयर। आई एम श्योर अभी भी यू आर ऑल्सो लाइक, बाहर तापमान शायद 1 या 2 डिग्री होगा बर्लिन नहीं में। नहीं, बर्लिन में अभी ज्यादा हाँ। ठंड नहीं है, अभी 8-9 पे पहुंचा हुआ है, तो मतलब दिल्ली ओह जैसी सर्दी हो वाओ, रही है, ओह दैट्स मैनेजेबल है। ग्रेट। या अच्छा अच्छा, क्या बात। हाँ काफी लेकिन वो मैनेजेबल आइस है इस वाटर वक्त। थिंग। तो आओ चलो ऑल इंडिया रैंक पे चलते हैं, फिल्म की थोड़ी सी शुरुआत की तरफ चलते हैं। इस वक्त दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम पे कि आपने कोई दोस्ती नहीं छोड़ी है फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे अपना ट्रेलर अपलोड करवा रहे हो आप, जहां जहां पे भी जो भी फोन उठा रहा है। ये भी कर, तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, हुमा, विकी, एवरीवनस पोस्टिंग इट, व्हिच इज रियली नाइस टू सी। बिकॉज ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग का जमाना है। तो क्या कितने रिलेशनशिप्स को आप भुना रहे हो इस वक्त बैठ के, कि कितने लोगों को फोन तो किया ट्रेलर देख, पोस्ट करने के लिए? एक तो वैसे ही पहली फिल्म बनाने में आदमी इतने सारे एहसान और कर्जों के तले दब जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई सोचे कि मैं, ओके आई वोंट गो विद दैट एनालॉजी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज बहुत सारा बोझ हो जाता है ऐसे ही बनाने में। और हम्म। अब जब रिलीज करने के टाइम आया, देन यू आर लाइक यार इतने इतना कर्जा लेके मैंने अब बना ली है फिल्म,
तो अब रिलीज के लिए थोड़ा और कर्जा ले लेते हैं ताकि आ जाए. सो यस, आई एम एक्चुअली आस्किंग every friend I know in this industry to help me push the film. क्योंकि एज आई जस्ट सेड कि बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, एक्टर्स भी, जो आज के जमाने में इन्फ्लुएंसर ड्रिवन जमाने में मेरे दोनों एक्टर्स जो लीड एक्टर्स हैं, और अगर पूरी कास्ट भी मैं जोड़ लूं तो उनके टोटल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सॉरी आई एम टॉकिंग दैट लैंग्वेज, बट द होल इन टोटल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स शायद 50,000 होंगे या 1 लाख होंगे, बहुत हुआ करेक्ट. तो उस सब के बीच में वी डू नीड सपोर्ट because it's not a film which is the flavor of the year kind of a thing, action adventure वो वाले स्पेस में नहीं है, मिडिल ऑफ द रोड बिटर स्वीट काइंड ऑफ ड्रामा कॉमेडी स्पेस में है, जो इस समय somehow there is this बिलीफ गोइंग कि ये फिल्में थिएटर में क्यों आ रही हैं. पीपल वांट दीज फिल्म्स बट दे वांट देम ऑन देयर टीवी एंड नॉट इन द थिएटर्स, व्हिच इज नॉट अ बिलीफ आई काइंड ऑफ Subscribe अग्री to, विद. yeah. या तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम जान लें कि भाई आ रही है. ठीक है, आप ट्रेलर देखें, गाना देखें, आपको पसंद आएगा तभी आप जाएंगे थिएटर में. बट एटलीस्ट नो वन शुड बी लाइक टेलिंग मी इन मार्च कि अरे अच्छा ये फिल्म आई थी, हमको तो पता नहीं था. अगर हमको कोई ट्रेलर दिखा देता तो हम देखने चले जाते. आई डोंट वांट दैट टू हैपन एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम विकी कौशल हु हैज बीन वेरी वेरी gracious in launching the trailer, then Huma Qureshi, then everyone, in fact बहुत सारे लोग, बहुत सारे actors के अलावा भी बहुत सारे comedians. So I am kind of lucky in that way कि मेरी 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं. एक लिरिक्स राइटिंग और म्यूजिक की अलग इंडस्ट्री है, एक एक्टर्स और डायरेक्टर्स की एक अलग इंडस्ट्री है, और कॉमेडी की एक अलग इंडस्ट्री है, और तीनों में मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं who are also who are very supportive of Yeah. this idea. हाँ, तो कहीं भी मुझे बहुत बार नहीं बोलना, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी. आई जस्ट आस्क देम इफ यू कैन डू इट, एंड आई एम वेरी अवेयर कि आज के जमाने में जहाँ सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग है, सोशल मीडिया यूज करना अपने आप में एक पूरा, मतलब आई थिंक इट कैन बी अ यूनिवर्सिटी कोर्स राइट नाउ. अरे पीपल कैन प्रॉपर हाँ. B.Tech in social media management or something. इंस्टाग्राम मैनेजमेंट होगी, हाँ सोशल तो मीडिया फिर बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, सिर्फ इंस्टाग्राम मैनेजमेंट में बीटेक कर सकता है इंसान, इतना वो हो गया है. मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उसको मैं बहुत ही, एक तो डरते हुए भी बोल रहा हूँ, साथ में आई एम वेरी वेरी अवेयर कि सम ऑफ देम विल नॉट हैव द बैंडविड्थ टू इवन सी माय मैसेज. लाइक मैं मैसेज जो कर रहा हूँ उसमें ही अगर ट्रेलर का लिंक दिखेगा वो नहीं देखेंगे, एंड दैट्स फाइन. दे वोंट रीड द एंटायर मैसेज जिसमें मैंने लिखा है कि यार मेरी पहली फिल्म है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अगर पसंद आए ट्रेलर तो शेयर कर दो. उसमें मैंने ये भी लिखा है कि अगर पसंद आए और नहीं शेयर करना है कोई बात नहीं, पसंद नहीं आए तब तो कोई बात ही नहीं है, और इस समय बिल्कुल मन नहीं है, जगह नहीं है, तुम्हारे इंस्टा भरा हुआ है 50 और रिक्वेस्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है. वी नथिंग चेंजेस बिटवीन अस एंड इट्स ओके. इट्स अ फिल्म व्हिच मे कम एंड गो एंड इट्स फाइन. ट्रेलर तक तो हम पहुंच गए, बट उसके पहले ये फिल्म आपने कितने सालों पहले लिखनी शुरू करी? बिकॉज आपने बोला था रेड कार्पेट पे इफ्लाके में देख रही थी कि ऑटोबायोग्राफिकल है, आपकी लाइफ से भी थोड़ी थोड़ी स्टोरीज हैं. कब ये आपने कहानियां इकट्ठी जोड़नी शुरू कर दी थी जिनको अब जाके फिल्म बनाई है और ये ट्रेलर जगह जगह पोस्ट हो रहा है? हाँ, तो मैंने लिखना शुरू किया 2014 में. एक्चुअली मैंने पहला ड्राफ्ट 2014 में लिखा था, तो पूरे 10 साल लग गए पहला ड्राफ्ट लिखने से लेकर फिल्म रिलीज तक. 2014 में शुरू किया था, और ये कहानी मेरे दिमाग में जब से मैंने 98 99 में आई वेंट टू एन IIT कोचिंग एंड टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE. और उस साल से ही मेरे दिमाग में, उस साल मैंने IIT JEE तैयारी की और आई succeeded. I cracked the exam. I went to an IIT after that. But for me, what should have been a big success in my life at that time did not feel like a big success. When I was in college, felt like कि मैंने क्यों किया, मैंने इतनी मेहनत क्यों की उस साल, और इतना बड़ा स्ट्रेस क्यों लिया कि ये अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा. ये एक फीलिंग थी मेरे अंदर. वो क्यों थी, मैंने उसको थोड़ा एनालाइज करना शुरू किया कि ऐसा क्यों था, जबकि मुझे एक्चुअली कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इंजीनियरिंग में या इंजीनियर बनने में. मेरा इंटरेस्ट हमेशा से क्रिएटिव साइड में ज्यादा रहा है. सो व्हाट वाज इट दैट
made me that super stressed kid, anxious kid at that age. And then I started figuring out the slow brainwashing that happens right from the age of 10 onwards for kids in North India especially. कि ये जो आएगा ना साल 10वीं वाला, 10वीं 11वीं 12वीं में अगर तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में तो हमेशा के लिए you'll be a loser. That's the sense that's given to the kids. And so I wanted to do something about that particular year of my life and kept thinking about it. And then 2014, after Masan was written and went into production, so while Neeraj was prepping for Masan, I was writing this script because I thought कि चलो एक फिल्म हो रही है, hopefully हो जाएगी. अब मैं अपनी एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ. And then I wrote, but then I didn't have the confidence to actually direct. So I had written the script, and then over the next few years I kept convincing myself कि ये बनाना है मुझे. 2-3 जगह मैंने पिच किया और जहां पे भी मना भी होता था ना, कोई बोलता था इस वजह से नहीं बनाएंगे या ये चेंज कर दो तो बना देंगे, I would say no, partly because I did not agree with the changes they were asking for, but also because I was not very sure that I can be a director. So for me it was a relief of sorts कि अरे अच्छा चलो इसने मना कर, अगर हाँ बोल देता तो बनानी पड़ती, फिर मैं कैसे बनाता, वो fear था मेरे अंदर. And that fear kind of slowly went away after Sacred Games. After I kind of got involved in Sacred Games on a very micro level, I was sitting in the edits, I was there on the shoots. So that gave me the confidence that I can do it. And then, as it happened with Andhadhun, Sriram Raghavan and Matchbox, the producers of Andhadhun, they made lots of money, I think. And so they wanted to do something with that और money. बनाओ They इंडिया, wanted to अब हम support और the इंडीज cinema. बनाएंगे, आओ जाओ सारे आ जाओ. Yeah. So then I got a call from Sriram Raghavan, जिनको स्क्रिप्ट भेजी थी जयदीप सानी ने. इन्होंने 2014, 2015 में जयदीप सानी ने पढ़ी थी. He kept chasing me, actually asking कि कब बनाओगे, कब ये बनाओगे. देखो जरा. And then he only sent the script to Sriram saying कि आपकी एक फिल्म बहुत चल गई है तो आप देखो ये सपोर्ट कर सकते हो क्या इस फिल्म को. And Sriram Raghavan shared the script with Sanjay Rautare and Sarita Patil at Matchbox, and they called me for a meeting and they said कि अच्छी स्क्रिप्ट है, हम बनाना चाहते हैं, तुम डायरेक्ट करने के लिए रेडी हो क्या. तो इस बार मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हाँ. एंड देन कोविड हैपन मेरे हाँ कहने के 3 महीने बाद, और फिर हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ा 2 साल का. और फिर उसके बाद हमने 22 में we shot the film. By 22 November we were finished with the shoot, and then February 23 we did the world तो premiere in 2014 से लेके 2022 के बीच में इतनी जो भी फिल्म या शोज आ रहा था इन प्रेपरेशन एग्जाम्स के बारे में, और बहुत सारे आए हैं बीच में, उनको देख देख कर दिल बुझ रहा था धीरे धीरे. अरे एक और, अरे एक और, अरे कोटा फैक्ट्री तो अच्छा. हाँ, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली मैंने कोई भी नहीं देखा. तो देखा ही नहीं है. पहला कोई भी नहीं देखा. और हाँ, दिल बुझता था, थोड़ा सा वो लगता था, डर लगता था कि क्या मतलब कहीं मेरी कहानी पॉइंटलेस तो नहीं हो जाएगी. बट एक तो मैंने देखा नहीं, दूसरा आई केप्ट रीवर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट knowing what I want to say is very personal. And I kept making it very personal over the years, that it's the story of this one guy, Vivek, and his parents. And I knew, I was very confident कि ये कहानी किसी ने नहीं कही है. Then when I wrote the script and when I had the team with me, the film की पूरी टीम थी, सारे HODs थे, सारे departments थे, उसमें से कई लोगों ने देखे हुए थे इसमें से कुछ चीजें, और उनसे मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट में और उनमें क्या कुछ सिमिलैरिटी है, और कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं थी. और वो यूनिक जो पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे हिसाब से, वो क्योंकि मेरी जिंदगी से बहुत सारी चीजें उसमें आई थी, प्लस द एम्बिशन ऑफ द फिल्म टू शो द कमिंग ऑफ एज ऑफ नॉट जस्ट द किड बट हिज पेरेंट्स आल्सो. दैट आई न्यू फॉर श्योर कि वो किसी ने वो वाली कहानी नहीं कही है. प्लस द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द IIT hysteria, why it started, and why the Kota connection with the post 90s, why Kota, and why the liberalization was kind of gave rise to this idea of a success industry in India. And
the idea that you could dream big, and the way to dream big went through this IIT and IIM or AIMS, ये जो तीन बड़े स्कूल बन गए इंडिया में. Yeah. So all of that was kind of product of the times we were growing up in, and I wanted to focus on that. Yeah, I saw my father in the film as well, क्योंकि वो पता नहीं क्या सोच के मेरे पिताजी भी मेरे को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ले गए थे पर्चा भरवाने के लिए, और मैंने पर्चा भर भी दिया था जाके कि मैं एग्जाम, मन में पता था कि मैं नहीं दूंगी, मैं कैसे दूंगी इंजीनियरिंग का एग्जाम, पर जाके भर दिया था पर्चा. और फिर मैं तो एग्जाम के लिए मैं गई ही नहीं, मैं बैठी ही नहीं एग्जाम में, समथिंग फ्लिप्ड इन माय माइंड एंड आई वाज लाइक आई मेरे को साइंस इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, मैं उस साइड जाऊंगी. फिर मेरी वहां पे ऑल इंडिया रैंक आई 101, वो बात अलग है. पर for me, what really stood out in your film was not the story of the character Bodhisattva is playing, but his father, how he comes to term with the fact that IIT, why he is holding on to the idea of IIT so much, and then his release of whatever happens and later on, not to spoil how the film culminates. So talk to me about that aspect of it. Why was it important for you family को involve करना, especially एक बहुत ही बेहतरीन subplot है उसकी mother के साथ और एक local लड़के के साथ, जिसके अलग रेवलेशंस है बाद में. तो मुझे पेरेंट्स के बारे में बताओ. हाँ, तो मुझे ना हमेशा से कोई भी कहानी में ये बहुत इंटरेस्ट करता है कि उसके सारे एंगल देखे जाएं, एंड स्पेशली टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग अक्रॉस एज एन ऑप्रेसर ऑफ द बैड गाय. हाँ, उनकी वो कैसे बने उस तरह के, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना मुझे बड़ा जरूरी लगता है. और मैंने अपने आसपास देखा कि दो चीजें. एक तो ये कि जब भी कोई IIT या कोई भी तैयारी एग्जाम की कर रहा होता है, कोई 16-17 साल का लड़का या लड़की, इट जस्ट लुक्स लाइक कि सिर्फ वो कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान कर रहा होता है तैयारी. इन अ वे द होल फैमिली इज सिटिंग फॉर द एग्जाम. दैट वाज वन एस्पेक्ट व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू देयर ओन एग्जाम्स ऑन अ डेली बेसिस. द सेकंड थिंग आई फील इज to understand the circumstances which pushes a family to put all their dreams or ideas into on the shoulders of the family's son or daughter, कि ये हमारे सपने पूरे करेगा. ये आइडिया कहाँ से आता है? राइट. सो द ओरिजिन ऑफ दैट फॉर मी वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दैट फॉर मी ब्रॉडली, नॉट गोइंग इनटू द फिल्म का स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट, बट आई फील दिस आइडिया comes from this very strong awareness of the middle class India that we are mediocre, and somehow that awareness leads to this kind of fantasy कि ये जो है ना हम हो जाएगा, हम mediocrity से उठ जाएंगे. And that mediocrity in middle class's head is on multiple levels, कि financially हम mediocre हैं, social status में mediocre हैं, talent में mediocre हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके दिमाग में. Though they don't see their own privileges on many levels, they're not at all financially mediocre and all, the Indian middle class, but they have this very strong persecution complex. So that was also another idea I wanted to explore in the film, कि persecution complex कहाँ से आता है और क्यों आता है. And then some of these things are just completely taken from real life, from people around me, from parents of my family, parents of my friends' families, or my relatives and all. And especially the track of that other kid who comes to the PCO of the mother, Manju के जो PCO पे आता है, that was actually that's a true story. It happened to someone I know. तो fully believable, very believable. वही जो एक ट्रोल की एनोनिमिटी होती है जो अब इंस्टाग्राम पर आ गया है, वही वो PCO बूथ में हुआ करती थी. इट्स द सेम थिंग दैट्स नाउ इवॉल्व्ड विद द मीडियम. या वो तब भी उनका वही एक तरह से सोशल आइडेंटिटी जो थी वो ही, हाँ, फिल्म में वही है. मतलब आज की दुनिया में भी वही है. तो वो बहुत सारी चीजें एकदम आसपास के मेरे घरों से, मेरे मोहल्ले से, यादों से, वहीं से लिया हुआ है सब. मेरे को गानों के बारे में बताओ. फिल्म का रिव्यू मैं करूंगी अभी 2 दिन बाद, इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद रिव्यू आएगा, एंड देन आई विल डिस्कस द काइंड ऑफ मोर फाइनर माय ऑब्जर्वेशंस ऑन द फिल्म, एंड लाइक 1 or 2 things that I was like
पर मुझे गानों के बारे में बताओ, द सॉन्ग्स आर रियली अमेजिंग, स्पेशली योर ओपनिंग क्रेडिट सॉन्ग नूडल्स आर दिल, जिसकी आपने कहानी लिखी है इंस्टाग्राम पे कि अलीशा चेन्नई का गाना चाहिए था बट बहुत महंगा पड़ गया तो वो नहीं या मिला। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट नूडल्स आर दिल, इट्स सो फन। ओके, गानों में खास करके मेरा बहुत मन था, क्योंकि पहली फिल्म थी मेरी जिंदगी के एज ए डायरेक्टर। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं गाने लिखूंगा और मैं लेफ्ट हाथ से लिखूंगा, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से अप्रूव कर दूंगा। तो वो खुशी मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी कि एज ए लिरिक्स राइटर मैं किसी ऐसे डायरेक्टर के लिए लिखने वाला हूँ जो अप्रूव लिखने के लिए बैठा हुआ है, कि अप्रूव, वाह क्या लिखा है, क्या बात है। तो ये पहली बार होने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा था इस फिल्म में बहुत सारे गाने होंगे। तो एक्चुअली इट्स अ 98 मिनट फिल्म विद 5 ओरिजिनल सॉन्ग्स, वन song sourced from Chitrangada, who is a fantastic artist. There's a song called Not a Dream. I love that song. So that's used at one very key moment in the film. So that's the sixth song. उसके अलावा हमने 3 पुराने गाने लिए। एक इंडियन ओशन का गाना है, एक पापा कहते हैं एक जगह पे बजता है, एक जगह पे रंगीला का थीम म्यूजिक बजता है, एक जगह पे साजन का गाना बजता है। So there are multiple like songs and so it's a film with lots of music, and I wanted it to be a kind of driven by music kind of a film. Yeah. तो वो हमेशा से मेरे दिमाग में था कि बहुत सारे गाने होंगे, और 90s का एक हमको जो सिंप्लिसिटी थी म्यूजिक की वो चाहिए थी, बिकॉज द फिल्म इज सेट इन द 90s. So all the songs except the rap song, which was kind of not from the 90s flavor, but still we kept it simple and more like, I would say, Bali Brahma Bhatt and Baba Sehgal बाबा than सैगल, या। today's rap. तो वो कोशिश हमने वहां की ही की थी. बट नूडल सा दिल वाज अ सॉन्ग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वो शुरू वहां से होती है फिल्म, एंड वी वांटेड द फिल्म टू स्टार्ट ऑन अ नोट ऑफ द 90s इंडिया, द फील ऑफ द 90s इंडिया. क्योंकि वो सुन रहा है, विवेक जो है वो ट्रेन में बैठा है और वो अपना गाना चला के वॉकमैन पे सुन रहा है. सो इट हैड टू बी अ सॉन्ग फ्रॉम दैट टाइम, एंड वी ट्राइड फाइंडिंग आउट द राइट्स ऑफ अलीशा चिनाई के 3-4 गानों का हमने ट्राई किया. टॉप ऑफ द लिस्ट वाज मेड मेड इन इन इंडिया. इंडिया। कुछ नहीं मिला, फिर हमने नाजिया हसन के भी गानों का सोचा कि अच्छा कुछ मिल जाए, वो बूम मिल बूम। जाए, है ना. हाँ, लेकिन कहीं भी वो सारे राइट्स बहुत महंगे थे, बिकॉज ऑल दीज सॉन्ग्स आर नाउ लाइक लेजेंडरी सॉन्ग्स, पर एंड म्यूजिक रंगीला के कंपनीज राइट्स से चक्कर ऑफ. ज्यादा महंगे अलीशा चिनॉय के राइट्स हैं। तो रंगीला के राइट्स के लिए हमने, बिकॉज टिप्स के पास हैं रंगीला के राइट्स, और हाँ। टिप्स ने अभी अभी मेरी क्रिसमस प्रोड्यूस की है मैच श्री बॉक्स राम के साथ. राघवन, जय श्री राम। So yes, so there was an understanding there, and we got to use only the theme music for a minute or so. तो उसमें हम पूरा गाना मांगते तो शायद वहां भी नहीं काफी मिलता। सवाल उठते और काफी दिक्कत होती, बट हाँ वहां पे हमको आसान हो गया बिकॉज ऑफ श्री राम राघवन, एंड बिकॉज ऑफ मिस्टर रमेश तौरानी बीइंग वेरी काइंड एंड जनरस. उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी फिल्म है तो तुम इतना यूज कर लो एंड ऑल दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बड़ा मुश्किल था. बाकी हाँ भी बहुत जरूरी था. पापा कहते हैं इज अ वेरी लाइक इट्स अ होल सीन अबाउट दैट सॉन्ग, तो वो हमको लेना ही था. बट दिस सॉन्ग वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, एंड देन वी थॉट कि चलो ठीक है खुद ट्राई करते हैं, वील सी इफ वी डोंट गेट समथिंग फन एंड नाइस, देन वील गो फॉर some of the lesser known 90s song, but जिसके राइट्स उतने महंगे नहीं होंगे, पर देखेंगे कुछ और किसी का कोई और गाना. अगेन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट स्मॉल सॉन्ग्स, बट हमारी लिस्ट में जो था अनेडा का एक गाना था, ऊंची नीची है डगरिया, which राइट। I was a huge fan of that song. या। And so अनेडा के एक दो गाने थे. फिर एक खेलो ना जॉनी जॉनी जोकर, that was I forgot that was I think Sunita Rao, बट दिस Johnny Joker. नूडल्स आर दिल But वर्क्स ऑन सो मेनी लेवल्स, बिकॉज एक तो वाइब आ गई 90s की, और दूसरा ये जब उस टाइम पे हमारे लिए, हमारी जिस तरह की फैमिली थी उनके लिए नूडल खाना वाज लाइक अ पार्टी ट्रीट, कि नूडल yeah, खाएंगे yeah, बाहर yeah, जाएंगे। तो yeah, इसलिए इसलिए Noodle ऐसी was a चीज के big. ऊपर गाने लिखे जा रहे हैं कि इतनी वो भारी भरकम चीज है नूडल, गाना लिखा है किसी ने उसके ऊपर कि माय हार्ट इज लाइक अ नूडल, ओह लव।
या Works on तो so वो many बहुत, levels. हमने बहुत मजा आया वो गाना क्रिएट करने में, एंड देन वी गॉट अदिति पॉल टू सिंग इट, एंड वी गेव हर एग्जैक्टली द ब्रीफ कि भाई ये 90s का गाना है और आपको एकदम अलीशा चिनाय जैसा गाना है, एंड शी क्रैक्ड इट वेरी नाइसली, सो या। वंडरफुल। वेल, फिल्म आपकी एकदम रिलीज के 2 दिन पास है अभी। आई नो इट्स पूरे बहुत सारे सालों का इकट्ठा करके एवरीथिंग इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कमिंग टुगेदर ऑन वन फ्राइडे। बट इफ यू हैड टू काइंड ऑफ सम अप योर मेंटल स्टेट राइट नाउ, वरुण, आज के जमाने में जब बड़ी बड़ी फिल्में जो रिलीज हो रही है, वो हम सब देख रहे हैं थिएटर में, कैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, कैसी फिल्में चल रही हैं थिएटर में, वो फिल्म बनाने वाले कहानीकारों को और गीतकारों को के बारे में क्या बोल रहे हैं ऑन देयर ओन बिल्कुल सोशल मीडिया पेजेस, वो भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल। पोएट्स पोएट्स की क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी फिल्में बनाने वाले लोग। What is your mental state right now? You've made this film, which is your labor of love that you've been working on pretty much kind of your whole life since college, और अभी रिलीज हो रही है, मतलब 2 दिन में क्या चल रहा है दिमाग में? फाइनल थॉट्स। तो बहुत मुश्किल सवाल है ये, मुझे भी नहीं पता है ठीक से क्या चल रहा है, बिकॉज इट्स इट्स काइंड ऑफ, it's madness. It's like, okay, setting up a होटल बुफे, मॉर्निंग बुफे जो होता है ना 5 स्टार होटल का, जिसमें कि 170 डिशेस होती हैं, एंड यू आर सपोज टू बी अलोन इन दैट मोमेंट, लाइक यू आर द ओनली शेफ ऑन द table, though of course many people have made this film, but suddenly by the time the film is about to release, you feel alone, you feel like you are the, because you've been there right from 10 years ago से लेकर Yeah. अब तक, so the feeling is a bit of overwhelmed all the time, uh, and relief that it is happening, and beyond that there are expectations कि हाँ लोग देखेंगे, कम से कम लोग देख लें, कम से कम देख ना लें, कम से कम जान लें कि आ रही है. For me that is the biggest struggle I have had on this film in the 10-year journey of the film. लिखना आसान था, बनाना after a point once I got good producers on board आसान था, dealing with a completely new crew and all आसान था, पोस्ट प्रोडक्शन आसान था, फेस्टिवल भी जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं टू क्रैक द फेस्टिवल्स, वी वर लकी कि हमने फिल्म खत्म की अक्टूबर में तो शूट खत्म हुआ था, दिसंबर में वी गॉट अ यस फ्रॉम रॉटरडैम एज द क्लोजिंग फिल्म, व्हिच वाज अ बिग ऑनर फॉर अस. तो अब जाके पहली बार इस फिल्म के सफर में मुझे मुश्किल हो रही है, जस्ट बिकॉज of the kind of industry we have and the kind of atmosphere we have regarding theatrical releases. People expect the theatrical releases to be worth their money. Somehow that's what the market is telling us. I don't know if that is true. All I want at this point is for people to know कि भाई एक फिल्म आ रही है जो हमने बनाई है, हमने ईमानदारी से बनाई है, ठीक है, the subject matter may or may not attract you, but at least you should know कि ये है, and to go in with full honesty. About the second part of the question, where how I will or anyone should react if people don't like the film, I think it should be a humbling experience rather than an enraging experience. You if someone doesn't like a film, totally their call, because it's a work of art which we made with our level of understanding and honesty, and now it's yours, and you may like it, you may not like it, you may hate it. It's great if someone is interacting with the work of art. That's all I want. People should interact, or at least know there is something in the market or on the screens which is seeking your interaction. That's all. उसके बाद अब जो सक्सेसफुल होके भी गाली दे रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता है कि अगर मान लो 50 लोगों ने बुली करके आपकी फिल्म को डुबा दिया होता, would have been still thoda understandable that you're very angry and you're feeling persecuted if people had ganged up to fail your film in a way. Your film is a success, then you are behaving like आपके साथ बहुत ही मतलब भयंकर कुछ हो गया. हाँ, so that kind of behavior
मतलब आई नो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल बी लाइक दैट, और खास करके हम तो बस ये चाहते हैं कि यार देख लो जाके, फिल्म देख लो या बस। ठीक हाँ है, उसके बाद अच्छी लगे बुरी लगे जो लगे, तुम्हारी जिंदगी है, एंड यू हैव एवरी राइट फॉर एवरी ओपिनियन यू हैव, सो चलिए ऑन अ टोटली पर्सनल सलाम। लेवल मेरा ओपिनियन मैं शेयर करूंगी फ्राइडे को, जब फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, जब जनता देखने के लिए तैयार है फिल्म, फिर मुझे बाद में गाली मत देना, हम फोन पे बात करेंगे अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो। ट्विटर ट्विटर पे बात नहीं करेंगे, हम फोन पे बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ओके वरुण, बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, मच फॉर योर जूम टाइम टुडे जूम। यार, बहुत मजे आए, और आपकी थैंक फिल्म यू। को मतलब ऐसे डबल थम्स अप, एंड आई होप द पीपल गो आउट एंड वॉच योर फिल्म with as much love as you थैंक made यू। it with.